बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैंने कल के अपने व्लॉग में कहा था कि इमरान खान का जब से द इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल छपा है तब से थरथरली मच गई है और ये टॉक ऑफ द टाउन नहीं, टॉक ऑफ द वर्ल्ड है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने उनसे कहा था सब्र करें, अभी आ जाता है। और आपने देखा होगा कि रात होते होते तक किस तरह मिर्चें लगना शुरू हो गई, किस तरह द इकोनॉमिस्ट से ही लोगों ने सवालात शुरू कर दिए कि आपने कैसे छाप दिया। हमारे सोलंकी साहब ने जी एक एलिगेशन की लिस्ट इकोनॉमिस्ट को पोस्ट कर दी ट्विटर में अपने, उसके बाद जी वो ट्विटर वालों ने ही उनकी की गई पोस्ट को झूठा करार दे दिया, जो कि एक बड़ी शर्मिंदगी की बाइस है। और फिर आज आपने देखा होगा कि आसमा शराजी की चीखें निकल रही थी कि जी किस तरह एक कन्विक्टेड को आप कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ ये सब जेल में थे, तो फिर उनका अगर लेटर लिख, अगर वो इस तरह के आर्टिकल लिखते तो फिर पीटीआई वाले बहुत शोर मचाते। इस तरह की बातें उन्होंने की जिससे लग रहा था कि मिर्ची लगी। अच्छा, इनकी बातों का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूं कि मैंने कहा था कि इसका जो इम्पैक्ट है वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्लेयर्स पे पड़ेगा। और अभी ये जो सोलंकी साहब या शराजी या गरीदा, आसमा शराजी, गरीदा, ये जो कोई भी बोल रहा है ना, असल में ये नहीं बोल रहे, ये तो बेसिकली माउथ पीस हैं, पपेट हैं। वो लोग जो कि बिग बॉसेस हैं, जो हमारे नेशनल में आप उनको बिग बॉस कहते हैं और इंटरनेशनल लेवल के जो बिग बॉसेस हैं वो ख़ुद तो नहीं बोलते, मिर्ची तो उनको लगी है ना, परेशान तो वो हुए, तो वो अपने माउथ पीसेस के थ्रू, अपने पपेट के थ्रू ये सब बुलवा रहे हैं और हमेशा से ऐसे ही होता आया है। अब आसमा शराजी साहब की अगर मैं बात पर आऊँ कि उन्होंने कि जी नवाज़ शरीफ लिखते, तो भाई लिखते ना, अब तो आज़ाद है, अब लिख लें, पहले नहीं लिख सके। देखें ना, वो मरियम नवाज़ को वो वॉशरूम को स्क्विकी क्लीन करने और फ्राई पैन से इस्त्री करने से फुर्सत मिलती तो वो लिखती, और उसके लिए कैलिबर होना चाहिए ना। वो इकोनॉमिस्ट वाले उनका क्यों आर्टिकल लेंगे? कोई कैलिबर हो, कोई अचीवमेंट्स हो, आपने अपने ओन पे कुछ किया हो, कोई नाम बनाया हो, तो आपको रिगार्ड भी किया जाता है, आपसे लिया भी जाता है। फिर दूसरी बात, आसमा शराजी का उन्होंने कैसे लिख लिया, तो अगर आसमा शराजी साहब आपने द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल पढ़ा होगा, तो अगर आपको उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर एक रेड कलर की लाइन नज़र आती है, उसमें लिखा हुआ था बाय इनविटेशन, यानी कि उनको दावत दी गई थी, उनको मदऊ किया गया था कि आप हमें आर्टिकल लिख कर भेजें। तो जी ये फ़र्क होता है अगर एक लीडर में, या लीडर ना कह लें, एक पढ़े लिखा शख्स कह लेती हूँ, चलिए मैं कहती हूँ कि वो लीडर नहीं है, एक पढ़ा लिखा शख्स जिसके कुछ अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, उसको लोग दावत देते हैं। ऐसे बड़े बड़े जरीदे लोग मदऊ करते हैं ऐसे लोगों को जिनका तज्जिया एक्सेप्ट किया जाता है, लोग जिनको पढ़ना चाहते हैं उनको वो मदऊ करते हैं, तो उनको बाय इनविटेशन उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था। और सोलंकी साहब ने तो कह दिया गोस्ट आर्टिकल है, जिसकी भी, जिसे कहते हैं कि मैंने आपको पहले बता दिया कि झूठा करार दे दिया गया। अगर आप द इकोनॉमिस्ट का ट्वीट देखें, उसकी पोस्ट देखें, तो उसके हर पोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लाख, वैसे 80,000, 90,000 और बहुत हुआ तो लाख व्यूज़ आते हैं। और जो उसकी पिन ट्वीट है उसमें कम से कम 2.5 लाख के करीब पोस्ट व्यूज़ आए में। लेकिन जो इमरान खान का आर्टिकल है, अब से 1 घंटा पहले तक उसमें 1.7 मिलियन व्यूज़ आ चुके थे, यानी कि इकोनॉमिस्ट, ये इकोनॉमिस्ट की तारीख में भी सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला आर्टिकल है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इमरान खान का ये वाला आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट की तारीख में पढ़ा जाने वाला सबसे ज़्यादा आर्टिकल है। 2007 के बाद इतना ज़्यादा आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट का किसी ने नहीं पढ़ा जितना इमरान खान का ये आर्टिकल पढ़ा गया है। तो मैं आपको बता रही थी कि जो द इकोनॉमिस्ट ने 17-18 घंटे पहले पोस्ट की थी, उसमें कम से कम 1.7 मिलियन आ गए। और उसके बाद उसने दोबारा आज ये, मतलब इतने सारे लोग शोर मचा रहे हैं कि द इकोनॉमिस्ट कैसे छाप सकता है ये वो, उसके बावजूद उसने आज फिर वो पोस्ट लगाई है और उसमें अब तक 8 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। तो वो लोग की चीखें निकलना जी यकीनी सी बात है। आसमा शराजी साहब और जितने भी लोग हैं, गरीदा है, जो कुछ भी है, जो ये बातें कर रहे हैं, चलिए मैं कहती हूँ कि आप ठीक है, तो आप भी एक आर्टिकल लिख दें। देखें ना, जिनको ये मिर्चें लग रही हैं उनके पास तो पूरी सहूलतकारी मौजूद है ना, या नवाज़ शरीफ या मरियम नवाज़ है, उनके पास बड़े बड़े सहाफ़ी ख़ुद भी हैं, फ्रीलांसर भी, जिनको पैसे देकर लिखवाया जा सकता है। फिर ये स्टेट के पास इतने सारे लोग मौजूद हैं और इस स्टेट में कोई ना कोई इतना कैलिबर तो होगा जो इस आर्टिकल का जवाब आर्टिकल के तौर पर रखे। द इकोनॉमिस्ट में नहीं तो किसी और बड़े जरीदे में लिख दे, उसके मुकाबले के जरीदे में उसका जवाब लिखे इमरान
इमरान खान का, और जिसमें जो इमरान खान ने बातें की हैं उसका दलाइल के साथ, रीज़नेबल लॉजिकल दलाइल दे, सबूतों के साथ कहे कि इमरान खान ने कहा है गलत कहे। आप बता दीजिए क्या इमरान खान ने कहा है कि ये हुकूमत गैर आइनी हुकूमत नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं 90 दिन के बाद जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट होगी वो गैर आइनी हो जाएगी, तो आप जी साबित कर दीजिए कि ये वाली हुकूमत गैर आइनी नहीं है। आप साबित कर दीजिए कि ये वाली हुकूमत गैर जानिबदार नहीं है। आप लिखिए लेटर, आप आर्टिकल लिखिए और ये चीज़ें साबित कीजिए। आप साबित कीजिए कि नवाज शरीफ को लाया नहीं गया है, उसके केसेस माफ़ नहीं करवाए गए आउट ऑफ द लॉ जाकर, मतलब कानून जिन्होंने फैसला लिखा था उन्होंने भी फैसला करने के बाद कह दिया कि ये सहूलत इसके बाद ये फैसला किसी और पर लागू नहीं होगा, इस तरह का किसी और का फैसला नहीं दिया जा सकता, किसी और को इस तरह की माफ़ी नहीं दी जा सकती, बस ये नवाज शरीफ को ही ये सहूलत मैसर थी। आप बता दीजिए उनको, आप बता दीजिए कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। आप सबूत दीजिए लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। आप साबित कीजिए कि जो इमरान खान ने कहा है कि जी हमसे कागजात नामजदगी जब हम जमा करवा रहे थे तो किस तरह पकड़ धकड़ हुई, खींचे गए पेपर्स, आप साबित कर दीजिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये जो वीडियोज़ हैं आप बता दीजिए ये सारी वीडियो झूठी हैं, जाली हैं, तो आप लॉजिकली उन सब का आंसर दीजिए जो जो उसने कहा है। और चलो पाकिस्तान में नहीं तो अमेरिकन में जो बैठे हुए हैं वो इस पर जवाब दीजिए, बताइए कि जो इमरान खान कह रहा है कि अड्डे नहीं देने की बात हुई थी और मैंने इनकार कर दिया, तो वहाँ से सिर्फ एक स्टेटमेंट आना। आप लिखें ना पूरा आर्टिकल इस तरह लिखें सबूतों के साथ कि ऐसी कभी कोई बात हुई नहीं है। आप लिखें कि डोनाल्ड लू ने ऐसा कभी कोई बात की नहीं है। आप पूरे आर्टिकल्स लिखें ना, आपके पास पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े सहाफ़ी बैठे हैं जिनको आप पेमेंट करके उनसे लिखवा भी सकते हैं, तो आप दीजिए जवाब। इस तरह यहाँ मिर्ची लगा कर इलॉजिकल बातें करना कि जी इमरान नवाज शरीफ लिखता या वो लिखती तो पीटीआई वाली शोर मचाते हैं, तो लिखने के लिए पहले कैलिबर भी होना ज़रूरी होता है ना। आपको इसको कि क्लीन वॉशरूम्स सर्जरीज से आगे निकलकर बात करनी होती है। आपके इंटरव्यूज़ जब आपने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने क्या कहा कि जी फ्राई पैन कर से वो करती रही, तो मतलब इस तरह वाले को क्यों इकोनॉमिस्ट आपको इन्वाइट करेगा। वो तो इमरान खान ने बाय इन्विटेशन ये लेटर लिखा है। अब आप इसको जो भी मैनिपुलेट कर लें, लेकिन इसका प्रॉपर रास्ता यही होता है कि आप आर्टिकल लिखें जवाबन और सबूतों और दलाइल के साथ लिखिए। और दूसरी तरफ जी 9 मई के हवाले से कैबिनेट कमेटी कायम कर दी गई है, ये जो 9 मई के इन्वेस्टिगेशन करेगी। अच्छा मुझे इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि जो ये वाली हुकूमत है जिसे हम निगरां सेटअप कहते हैं, उसका हमने सुना था कि ये सारा चीज़ों का मैंडेट नहीं होता। उसका मैंडेट ये होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, जो उसका मेन टास्क होता है। दूसरा डे टू डे रूटीन में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नौयत के काम है उनको देखे। ये थोड़ी कि वो कानून साजी करना शुरू कर दे, वो गड़े मुर्दे उतारना शुरू कर दे और वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और प्लानिंग करने लगे, जबकि यहाँ पे जितने भी आपके निगरान बैठे हुए हैं वजीर, आप उनसे बात करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। जैसे इस मुल्क में अब तो इलेक्शन होने ही नहीं है। अभी गरीदा साहब, गरीदा जो भी हैं गरीदा, उन्होंने एक उमर साहब जो कि IT के मिनिस्टर हैं उनका इंटरव्यू लिया है और उन्होंने कहा है कि इससे पहले कभी भी उन्होंने किसको इस तरह इतना तफसीली इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन मुझे दिया है। तो अगर उनको दिया, गरीदा जी को दिया था, तो क्रेडिबिलिटी इस इंटरव्यू की और उमर साहब की पहली मशकूक हो जाती है। फिर उमर साहब ने कहा है कि जी वो जो सोशल मीडिया है उसको कर्टेल करने के लिए या उस पर देखने के लिए कि कोई गलत या मनफी प्रोपेगेंडा ना हो, हमें कानून ला रहे हैं। तो भाई आप कैसे कानून ला सकते हैं? कानून लाना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के जो लेजिस्लेशन करते हैं, जो कानून साजी करते हैं। निगरान हुकूमत का काम कानून साजी करना नहीं है, तो फिर किस हैसियत से ये सारे काम निगरान हुकूमत करिए। अब 9 मई की जो कैबिनेट कमेटी, अब वो कैबिनेट कौन, किसकी कैबिनेट है? वो सारे निगरान की कैबिनेट है ना, वो सारे केयर टेकर है। इनमें से कोई रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है लोगों का, आवाम का, जिसको लोगों इलेक्ट करके आया गया। वो तो इलेक्शंस होने देना, लेकिन इस तरह से ये लोग काम करें जैसे अब पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होने। जो भी काम करना है वो इस इलेक्टेड केयर टेकर, इलीगल केयर टेकर कैबिनेट नहीं करना है। तो ये सारी कानून साजी भी करी। और अब 9 मई की जो कमेटी, कैबिनेट कमेटी बनी है, सबको पता है कि ये कितनी जानिबदार और कितनी गैर जानिबदार हुकूमत है, और अगर ये जो भी बनाएगी उसका नतीजा पहले ही हमें पता है। तो ये फजूल की बातें, मतलब ये लोगों को उलझाने के लिए बातें हैं, जबकि एक चीज़ क्लियर है कि अगर ये केयर टेकर गवर्नमेंट कैबिनेट ये कमेटी बनाती है तो उसका क्या नतीजा होगा। तो इसी तरह जिस तरह ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा रहे हैं उसका क्या नतीजा होगा। अभी तो काजी फाइज ईसा का पॉइंट ऑफ व्यू भी आना है कि जी ये जो पत्थर पे लकीर थी इसको सेनेट ने चैलेंज किया है, तो आप इसको क्या कहते हैं। लेकिन देखते हैं कि आगे पाकिस्तान का मौसम, इस्लामाबाद का मौसम, शहर इक़्तिदार का
मौसम और ये पिंडी वालों का मौसम कैसा रहता है और इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।